नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स के त्रैमासिक परीक्षा के पेपर का सॉल्यूशन। तो कैसे आपने उसे हल किया, उसे कैसे हल करना था, अब आइए शुरू करते हैं। तो यह 75 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। 3 घंटे इसकी समय अवधि होती है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक एक अंक के 6 सही विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले वाले में हमारे पास है 243 की घात 1/5। तो इसे हमें किस तरह से हल करना था? सही विकल्प तो चुनना था, लेकिन हल करके ही हमें उत्तर प्राप्त होगा। 243 के सबसे पहले हमें लेना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें देखिए 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 और 3 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है, इसलिए तो क्या हो जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर देखिए 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 बचा ना। फिर देखिए 3 का देंगे, 3 नम 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो देखिए हम 243 को क्या लिख सकते हैं? 3 कितने बार आया है? 5 बार आया है। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 पूरे की घात 1/5। अब चूंकि 3 5 बार आया है तो उसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 5, पूरे की घात कितनी है यहाँ पर? 1/5 है। तो हमें पता है कि जब x की घात m होती है और पूरे की घात n होती है तो x की घात m गुणा n हो जाता है। तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 3 की घात 5 गुणा 1/5। तो जब 5 से 5 काट देंगे तो 3 की घात 1, जिसका मान होता है 3। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही है। आगे देखते हैं, दूसरा विकल्प है, घड़ी की मिनट वाली सुई 2 से प्रारंभ करके 2 समकोण घूमे तो कहां रुकेगी? चलिए यहां पर हम एक घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना लिया मैंने एक घड़ी, और इसमें मिनट वाली सुई कहां पर है? 2 पर है। हमें पता है कि जब मिनट की सुई 3 अंक घूमती है तो 90 अंश चलती है, क्योंकि 3, ये देखिए 1 2 3, यानी 3 4 और 5, यानी 3 अंक जब वह आगे बढ़ती है तो 90 अंश घूम लेती है। तो फिर से 3 अंक आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 से प्रारंभ हुई। हाँ ठीक है, 2 से प्रारंभ किया और 2 समकोण बढ़ना है। अभी हम एक समकोण बढ़े हमने, फिर आया 6 7 और 8। तो यहां पर 2 समकोण बढ़ने पर ये कहां पर आ गई? 8 पर आकर रुक गई। तो घड़ी की मिनट की सुई कहां पर रुकेगी? 8 पर आकर रुकेगी। आगे तीसरा है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो हमने जाना है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। हमने याद भी किया है। मान लो हमारे पास 2 परिमेय संख्या 1 और 2 हैं, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे हमने लिख दिया 1, मतलब 1 और 2 के बीच में, मान लो हम इन दोनों में 2 शून्य बढ़ा दें। ये देखिए 2 शून्य बढ़ा दें, यानी 100 का गुणा कर दें। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्याएं हो गई? 100 का ऊपर नीचे गुणा किया तो 101/100, 102/100, इस तरह से कई संख्याएं हो जाएंगी। मान लो हम 3 शून्य बढ़ा दें तो फिर से ढेर सारी संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ही हमें पता चलता है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। चौथा देखिए, यहां पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब यहां पूछा गया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या की शुरुआत होती है 1 से। जो गिनती हमारी होती है ना, वो प्राकृत संख्या होती है।
तो उसकी शुरुआत 1 से होती है। अब आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर दें तो जो ग्रुप बनता है वो पूर्ण संख्या का ग्रुप बनता है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? जब हम पूर्ण संख्या के समूह को ऋणात्मक रूप से भी ले लेते हैं, ये देखिए ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 डैश 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 इधर, तो ऐसे समूह को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। अब क्या होता है? परिमेय। वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P बटे Q के रूप में लिख दिया। P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। तो इस तरह के समूह को हम बोलते हैं परिमेय संख्याओं का समूह। उसमें क्या होगा? ये पूर्णांक तो पूरी तरह से आएंगे ही, इसके साथ साथ बटे वाली संख्याएं आ जाएंगी। अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण वाली संख्याएं आ जाएंगी। देखिए 0.453, 453, इस तरह से मान लो, इस तरह से संख्याएं रिपीट हो रही हैं, संख्याओं का समूह रिपीट हो रहा है, तो भी हम इसे कहेंगे परिमेय संख्याएं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में हम जिसे नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, आगे तक बढ़ाए जाने पर भी बढ़ता ही जाता है, रुकता नहीं है। ऐसे संख्याओं को हम बोलते हैं, इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5, पाई, इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय और अपरिमेय के इस समूह को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? वास्तविक संख्याएं। तो अभी हमारा प्रश्न क्या था? सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछी गई थी हमसे, जो कि कौन है? शून्य है। अब 5वें नंबर का सही विकल्प हमारे पास है। देखिए, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है, यानी कौन है जो इसे शून्य कर सकता है? कौन है इसे शून्य कर सकता है? हमारा लक्ष्य क्या है? 2x धन 5 को शून्य लाना। तो कौन लाएगा? x की वह वैल्यू क्या है? तो देखिए 2x बराबर 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो ऋण 5 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा ऋण 5 बटे 2। यह पावर किसमें है? जो px बराबर 2x धन 5 को शून्य कर दे, तो यह पावर है x बराबर ऋण 5 बटे 2 में, यानी x की वैल्यू ऋण 5 बटे 2 रखना होगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है बहुपद 4x की घात 4 धन 0x की घात 3, 0x की घात 5 धन 5x धन 7 की घात है। हमें यहाँ पर देखना होता है कि बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे बड़ी घात दिख रही है 5, है ना, 5 दिख रही है, लेकिन उसका गुणांक 0 है। गुणांक 0 है मतलब ये संख्या यहाँ पर उपस्थित नहीं है, यहाँ से गायब है। जिसका गुणांक 0 है मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, इसका भी गुणांक 0 है, इसका भी अस्तित्व नहीं है। तो हमारे पास बहुपद कौन है? वास्तविक बहुपद 4x की घात 4 धन 5x धन 7 बस उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ी घात यहाँ पर कितनी है? 4 है। तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी आई? 4 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा रिक्त स्थान भरिए। एक एक अंक के 6 प्रश्न है यहाँ पर। पहला है 76,543 में अंक 6 का स्थानीय मान है। तो हमें यहाँ पता करना है। ये देखिए 76,543 मैंने लिख दिया और 6 का स्थानीय मान चाहिए हमको। तो क्या लिखना पड़ेगा? 6 के नीचे देखिए 6 हो गया, उसके बाद 1 2 3 अंक हैं, तो 1 2 3 शून्य लगा देना है बस। तो क्या है 6 का स्थानीय मान? 6000। 6 का स्थानीय मान क्या है? 6000 है। अब यहाँ है एक घन में खालिस्तान शीर्ष होते हैं। तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक घन बनाकर बता रहा हूं। यहाँ पर हम बना देंगे एक घन। ये देखिए
ये हो गया घन। और इस घन में मैं आपको शीर्ष दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष यानी कोने। तो कितने हैं? 8 शीर्ष हैं। फिर इसमें कितने फलक होते हैं? तो देखिए फलक हम गिनकर बता रहे हैं, एक ऊपर का छत, नीचे की जमीन और 4 दीवारें। तो कुल मिलाकर फलक कितनी हैं? 6 हैं, 6 फलक हैं। फिर कितनी कोरे या भुजाएं होती हैं? कितनी कोरे होती हैं? यहाँ पर देखिए ऊपर छत पर 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 दीवारों के कोने, 9 10 11 12, कुल कितनी कोरे होती हैं? 12 कोरे होती हैं। यही सारी चीजें घनाभ में भी होती हैं। घनाभ में भी कितने शीर्ष होंगे? 8 शीर्ष होंगे, 6 फलक होंगे और 12 कोरे होंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है बच्चों। तीसरा खालिस्तान है पाई एक खालिस्तान संख्या का उदाहरण। अभी हमने देखा पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पाई का जब दशमलव निरूपण निकाला गया तो वह अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी वह बढ़ता ही गया, अशांत अनावर्ती रहा, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन चूंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, बेलन का आयतन, गोले का आयतन, इस तरह से अनेक चीजें ज्ञात करना था ना, तो उसके लिए हमें पाई के एक निश्चित मान की आवश्यकता थी। इसलिए हमने पाई के लगभग मानों का इस्तेमाल गणना के लिए किया, जो कि 22/7 और 3.14 जो हम लेते हैं ना बच्चों, ये पाई का लगभग मान है। पाई का वास्तविक मान तो रुकता ही नहीं, अशांत अनावर्ती है, इसलिए पाई का वास्तविक मान अपरिमेय संख्या है। जबकि 22/7 और 3.14 उसके लगभग लिए गए परिमेय मान हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारे पास है प्रश्न करनी 3 कोष्टक में 2 करनी 3 ऋण करनी 3 का मान खालिस्तान है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम करनी 3 को अंदर ले जा लेंगे तो 2 तो 2 ही रहेगा। करनी 3 का गुणा किससे हो जाएगा? करनी 3 से हो जाएगा। पहले से करनी 3 है और एक करनी 3 और आ जाएगा। फिर ऋण, फिर से इस करनी 3 का करनी 3 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जब हम इन्हें हल कर देंगे तो करनी 3 और करनी 3 का गुणा होता है तो 3 हो जाता है, और 3 दूनी 6 ऋण, यहां भी करनी 3 और करनी 3 का गुणा हुआ तो फिर से 3 हो गया। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, यहां पर आ जाएगा 3। पांचवा खालिस्तान है रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात खालिस्तान होती है। अच्छा प्रश्न है। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। द्विघात बहुपद में चर की घात कितनी होती है? 2, नाम से ही पता चलता है। त्रिघात बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 3। तो रेखीय बहुपद में चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1, द्विघात में 2 और त्रिघात में 3। 4x की घात 0 का मान ज्ञात करना है। हमें पता है 4x की घात 0, यानी किसी भी संख्या में यदि घात 0 चढ़ी है, यहां देखो x के ऊपर घात कितनी चढ़ी है? 0, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो अब जब 4 का 1 से गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4। हम ये गलती ना करें, 4x पूरे की घात 0 नहीं दिया है हमें, इसलिए केवल किसकी घात 0 दी गई है? केवल x की दी गई है। तो केवल x की घात 0 है तो x की घात 0 को ही हम 1 करेंगे और 4 एकम 4 हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों। चलिए अब तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य लिखना है या असत्य लिखना है? तो देखिए यहाँ पर सही गलत या सही गलत का निशान लगाने वाला काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? या तो सत्य लिखना है या असत्य लिखना है। सड़क समतल करने वाला रोलर का पहिया बेलनाकार होता है क्या? बिल्कुल। जो रोलर जो सड़क को समतल करता है उसका पहिया कैसा होता है? बेलनाकार होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है।
दूसरा है शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति होती है। शंकु कैसे गोलाकार होगी? हमने जो आइसक्रीम का कोन यूज किया है, मेहंदी का कोन जो हमने देखा है, वो वास्तव में गोलाकार ठोस आकृति है क्या? नहीं है, इसलिए यह कथन हो गया असत्य। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। अभी हमने देखा कि जो पूर्णांक है, यहां पर देखिए पूर्णांक जो हमने लिया है वो वास्तव में पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक किसमें है? परिमेय संख्या के अंदर समाहित है। परिमेय संख्याएं क्या है? प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, और उसमें p/q के रूप में लिखने की भी क्षमता है, इसलिए वो परिमेय है। तो प्रत्येक पूर्णांक वास्तव में परिमेय संख्या है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनाती है? वास्तविक संख्या बनाती हैं। उसके लिए हम आपको देखिए यहाँ पर एक चार्ट बता देते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमने यहां ले लिया प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या से ज्यादा बड़ा समूह किसका है? पूर्ण संख्या का, क्योंकि उसमें 0 शामिल हो गया। फिर उससे ज्यादा बड़ा समूह किसका है? पूर्णांक का है, क्योंकि उसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो गई। और उससे बड़ा ग्रुप किसका है? परिमेय संख्या का है, क्योंकि उसे p/q के रूप में अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण के रूप में अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण के रूप में व्यक्त किया, तो ये परिमेय है। तो इनमें सबसे बड़ा समूह किसका है? परिमेय का है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय है, प्रत्येक पूर्ण संख्या भी परिमेय है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, क्योंकि सब परिमेय के अंदर है। प्रत्येक प्राकृत पूर्ण है, प्रत्येक प्राकृत पूर्णांक है। ऐसे हमको अलग अलग तरीके से प्रश्न बनाना है कि जो अंदर है वो वास्तव में परिमेय के अंदर है। अब यहाँ पर जो है अपरिमेय अशांत अनावर्ती दशमलव निरूपण का अलग समूह है। तो परिमेय और अपरिमेय जब मिलते हैं तो ये पूरा जो समूह बनता है ये होता है वास्तविक संख्याओं का समूह होता है, वास्तविक संख्याओं का समूह होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर ले लेते हैं बहुपद 5 एक पदी व्यंजक है। बिल्कुल सही। मान लो कोई बहुपद हमने px बराबर 5 लिया, तो वास्तव में उसमें केवल एक ही पद है, इसलिए वह क्या है? एक पदी व्यंजक है। यह कथन सत्य है। आगे देखिए, रैखिक बहुपद की घात 2 होती है। ये तो बात जमी नहीं भाई, रैखिक बहुपद है, रेखा निर्मित कर रहा है, तो उसकी घात कितनी होती है? 1। 2 घात किसकी होती है? द्विघात बहुपद की होती है। 2 घात किसकी होती है? द्विघात बहुपद की होती है। 3 घात किसकी होती है? त्रिघात बहुपद की होती है। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? 1 होती है। अब सही जोड़ी हमको बनाना है। सही उत्तर आपको लिखना है। आपको लाइन खींच के आपस में एक दूसरे के सामने सही को नहीं मिलाना है। देखिए ऋण 7.5 है, ऋण 4.5 है, तो असमान चिन्हों में संख्या घट गई और ऋण 7.5 में से 4.5 घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए कितना आ गया, यहाँ पर आ गया ये वाला ऋण 3 आ गया, F वाला आ गया ऋण 3। फिर देखिए ऋण 2 का ऋण 3.5 से गुणा करेंगे तो दोनों में ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो यहाँ पर ई वाला उत्तर सही है। कितना है? 7। फिर तीसरा में देखिए 125 की घात ऋण 1/3। जब हम इसे हल करेंगे तो सबसे पहले घात को धनात्मक करने के लिए पूरे को क्या लिख देंगे? 125 की घात 1/3 नीचे आ जाएगा। जब हम इसे लिखेंगे तो 5 की घात 3 पूरे की घात 1/3, 3 घात से 3 घात कट जाएगा और 1/5 बच जाएगा। तो यहाँ पर हमको ये ए नंबर वाले को लिख देना है 1/5। फिर करणी 12/3 है, तो 3 चौ क्या होता है? 12, और करणी 12 को हम लिख सकते हैं, सॉरी करणी 4 को लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर आ जाएगा बी के सामने 2। फिर आगे देखिए बहुपद x की घात 4 धन 2x धन 10 की घात कितनी? यहाँ भी देखिए घात कितनी है? सबसे बड़ी घात 4 है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात ये देखिए c वाला मान आ जाएगा 4। अब बहुपद x धन 1 का शून्य क्या है?
x धन 1 का शून्य क्या है, देखिए वो x धन 1 को ही हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, अपने आप शून्य पता चल जाएगा। धन 1 इधर आ गया तो ऋण 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये डी वाला उत्तर ऋण 1। इस तरह से हमें कॉलम ए लिखना है बच्चों हल करते समय और सही उत्तर लिखना है। इस कॉलम बी को पुनः उतारने की आवश्यकता नहीं है। आगे 5वां प्रश्न लेते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है हमें। तो देखिए, लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है? तो लड्डू का आकार किसके समान होता है, गोला के समान होता है ना। तो यहां पर इसका आंसर आ जाएगा गोला। फिर है 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, बताएं शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। देखिए भाई 150 मीटर था हमारे पास, उसमें से 123 मीटर हमने काट लिया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक उधार ले गया तो 10 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 हुआ। फिर यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो कट। तो कितने मीटर बचा, 27 मीटर बचा। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 27 मीटर कपड़ा बचा। 27 मीटर कपड़ा बचा। अब देखिए तीसरा, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा करके मान लिखिए। चलिए गुणा करके देखते हैं। 6 करनी 5 गुणा 2 करनी 5। तो देखिए यहां पर 6 का 2 से गुणा होगा तो 6 दूनी 12, करनी 5 का करनी 5 से गुणा होगा तो करनी 5 गुणा करनी 5। तो जब करनी 5 से करनी 5 मिलता है तो 5 बन जाता है। क्या बन जाएगा, 12 गुणा 5। तो 12 पंचे 60। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 60। अब यहां देखिए चौथे नंबर में है 0 से 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। 0 से 1 के बीच हमको एक परिमेय संख्या लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0 + 1/2। दोनों के मध्य की लेना है, मध्य की लेना है तो माध्य निकाल सकते हैं आप। तो दोनों के मध्य की कैसे लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, ये होगा आंसर। फिर हमारी मेथड हम जो समझाते थे वो देखिए 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, उनके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे। ये देखिए 2 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 0/2 और ये हो गया 2/2। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अब 0 के बाद 1/2। अब फिर से इसका वास्तविक रूप क्या है, 0/2 का 0 है, इसका आ गया 1/2 और इसका आ गया 1। तो 0 और 1 के बीच की एक परिमेय संख्या क्या निकल गई, 1/2 निकल गई। आगे देखिए 5वां नंबर है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। एक ही पद है ना तो एक पदी बहुपद, दो पद रहेंगे तो द्विपदी बहुपद, 3 पद रहेंगे तो त्रिपदी बहुपद। तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद। आगे देखिए 6वें नंबर में, 6वां नंबर है यदि px = x² - 5x - 6 हो तो p2 का मान क्या होगा। p2 का मान क्या होगा, यहाँ देखिए px के स्थान पर 2 लिख देंगे तो फिर से x की जगह खाली, वर्ग -5, x की जगह खाली, धन 6 और x के स्थान पर हमें क्या रखते जाना है, 2। ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 हो गया 4, -5 दूनी 10, धन 6। अब ये धनात्मक वाले देखिए 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10 और 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। तो P2 का मान क्या होगा, P2 का मान होगा 0 या 0 लिख देंगे 0। ठीक है बच्चों। अब आगे प्रश्न नंबर 6 है जो कि हमें पता है प्रश्न नंबर 6 से 17 तक 2 अंकों के प्रश्न है, तो इसका हम हल कर लेते हैं। 664 भागित 18 में भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी 18 का भाग किसमें देना है, 664 में देना है। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। ये देखिए यहां पर बचा 2, यहां बचा 1, फिर यहां पर आ जाएगा 4।
124 हो गया। तो देखिए यहां पर पढ़ेंगे पहाड़ा, 18 पंचे क्या हो गया 90, 18 छिंग 108, 6 बार में क्या हो जाएगा 108। अब यहाँ पर देखिए एक उधार ले गए, 14 हो गया, 14 में से 8 गए तो 6 बचा, फिर यहाँ पर 1 बचा, कट हो गया। तो ये क्या हुआ शेष फल। तो नीचे क्या लिख देंगे, उत्तर लिख देंगे भागफल कितना है, भागफल बराबर 36 और शेषफल बराबर कितना आ गया 16। अब प्रश्न नंबर इसी का 6वें का अथवा देखिए सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो इसका हल देखिए, इन दोनों का हमको करना है गुणा, 276 गुणा 45। सबसे पहले इस 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 में, 5 छक्का 30 की 0 हासिल का 3, 5 7 35, 36 37 38 की 8 हासिल का 3, 5 दूनी 10, 11 12 13। ये देखिए फिर इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे। अब दहाई का गुणा शुरू कर रहे हैं, 4 छिंग 24 की 4 हासिल का 2, 4 सत्ते 28 29 30 की 0 हासिल का 3, फिर 4 दूनी 8 9 10 11। ये देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 0 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और फिर 2 फिर 1, 12,430। ये हमारा आंसर आया। आगे 7वां प्रश्न है सरल कीजिए। सरल करना है तो देखिए कैसे सरल करना है, 15/17 में जोड़ना है 19/17। तो ये हो जाएगा, दोनों के हर समान है तो 17 का 17 ऊपर हो जाएगा 15 धन 19। तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 5 हो गया 14 की 4 हासिल का 1, 2 और 1 हो गया 3/17। फिर एक बात आई कि 17 एकम 17, 17 दूनी 34 यानी 2। आंसर हमारा कितना प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। अथवा वाला प्रश्न देखिए, 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य 1440 रुपए है तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। चलिए बच्चों देखिए यहां पर हमें पता है, लिख लेंगे, दिया है 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य, 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य कितना है बराबर 1440। अब 3 दर्जन यानी हमें पता है कि 1 दर्जन यानी 12, 3 दर्जन यानी 12 या 36, 3 दर्जन यानी 36। क्या हो जाएगा, इसलिए फिर से लिखते हैं चूंकि 36 कॉपियों का मूल्य बराबर 1440 रुपए है। ठीक है, 36 कॉपियों का हो गया, इसलिए लगाएंगे एक कॉपी का मूल्य क्या होगा, एक कॉपी का मूल्य क्या हो जाएगा 1440 भागित 36 या बटे 36 हो जाएगा। 36 नीचे चला जाएगा। देखो यहां पर अनेक था तो अनेक से हम जब एक पर आते हैं, अनेक का मान ज्यादा रहता है, एक का मान कम होता है, तो भाग देने से कम वैल्यू प्राप्त होती है। अब देखिए 36 का भाग हमें 1440 में देना है, तो 36 चौके हो गया 144। फिर यहां पर देखिए फिर उतारे 0 और फिर भाग नहीं जाने का 0, तो यहां पर कितना प्राप्त हो गया, एक कॉपी का मूल्य बराबर 40 रुपए। ये आंसर आ गया, एक कॉपी का मूल्य कितना आया 40 रुपए। प्रश्न नंबर 8 है, क्या है, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणक लिखिए। तो कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गुणक को 10 से प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हमें कहां से शुरू करना है भाई, प्रथम 4 गुणक लिखना है ना। तो संख्या 5 के प्रथम 4 गुणक कौन हो जाएंगे, गुणक मतलब पहाड़ा लिखना है हमें। तो देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। कितना आसान
प्रश्न था बच्चों ये कि हमें प्रथम 4 गुणक लिखना था, तो हम 10 से शुरू नहीं करना है, हमें 5 से शुरू करना है, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब इसके अथवा का प्रश्न देखिए। अथवा में है संख्या 532 में से क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। तो हल में हम लिख देंगे माना 532 में से x घटाने पर 452 प्राप्त होता है। कर लीजिए, 532 में से x घटाने पर 452 प्राप्त होता है। अब x ऋणात्मक है तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण धनात्मक हो गया। 532 और ये 452 ऋण आ गया 452, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, यहां से एक उधार ले गए, 13 में से 5 गए 8, है ना। अब 4 में से 4 गए 0, तो कितना आ जाएगा 80। तो आंसर आ जाएगा 80 घटाने पर यह आ जाएगा, पूरा लिख देंगे, संख्या 532 में से 80 घटाने पर 452 प्राप्त होगा। इस तरह से करेंगे, है ना। या फिर हमें इसे सरल मेथड से करना है, तो कैसे करते हैं, हम सीधे संख्या 532 में से क्या घटाएं कितना प्राप्त हो, क्या घटाएं और क्या जोड़ें। देखिए, यदि प्रश्न हमारे पास आया क्या घटाएं और क्या जोड़ें, ठीक है, ये दोनों प्रकार के प्रश्नों में हमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है। अब बड़ी कौन है, यहाँ 532 है, उसमें से छोटी को घटा देंगे 452 को, अपने आप हमें 80 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। मान लो प्रश्न होता कि 3 में क्या जोड़ें कि 5 प्राप्त हो, फिर भी हमारे पास जोड़े वाला भी प्रश्न है, उसको भी घटाना ही पड़ता है। ये देखिए, 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2, तो उत्तर आ जाएगा 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा। इस तरह से क्या जोड़े और क्या घटाएं वाला प्रश्न आया, तो आपको क्या करना है बच्चों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है। अब आगे हमारे पास संख्या 3/5 और 5/6 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों का क्या ज्ञात करना है, गुणनफल। तो देखिए कैसे होगा, यहां पर हम हल कर लेते हैं। किसका, 3/5 का गुणा करना है 5/6 से। तो देखिए, अंश का गुणा अंश में हो जाता है और हर का गुणा हर में हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई अंश का अंक हर के अंक से कट तो नहीं रहा है, तो देखिए 5 एकम 5 एक बार कट गया, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हुआ, ऊपर 1 और 1 बचा और नीचे 1 और 2 बचा। तो हल करने पे क्या आएगा, देखिए 1 एकम 1, 1 दूनी 2, तो आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/2। अथवा वाला प्रश्न देखिए, इसका 4 कलमों की कीमत 20 रुपए है, तो 15 कलमों की कीमत क्या होगी। हमारे पास 4 कलम है, तो यहां देखिए हल, चूंकि 4 कलमों की कीमत बराबर 20 रुपए है, इसलिए एक कलम की कीमत क्या होगी, अनेक से एक पे आ रहे हैं, ज्यादा की थी हमारे पास, अब कम की चाहिए तो कम के लिए तो भाग करना पड़ता है। क्या हो जाएगा, 20 में किसका भाग हो जाएगा, ये जो 4 है ना, ये नीचे चला जाएगा, 4 का भाग हो जाएगा, तो एक कलम की कीमत हो जाएगी 4 पंचे 20, है ना, 5 रुपए। अब इसलिए किसकी पूछा गया है, 15 कलमों की कीमत, फिर से ज्यादा की चाहिए हमको, एक से ज्यादा की चाहिए ना, तो गुणा करना पड़ेगा। 15 कलमों की कीमत, ये एक एक नियम कहलाता है, तो ज्यादा से एक पे आते हैं, अनेक से एक पे आते हैं तो हमें भाग करना पड़ता है, फिर से एक से अनेक पर जाते हैं तो गुणा करना पड़ता है। 15 कलमों की कीमत बराबर हो जाएगा 5 गुणा 15 यानी 75 रुपए। 75 रुपए यहां आ जाएगा आंसर बच्चों। 10वां प्रश्न है, यहां पर देखिए
10वां प्रश्न, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। बहुत आसान प्रश्न है। यहाँ पर हमारे पास 1/4 है। यदि आपको 4 अंकों के पेपर में यदि 1 अंक प्राप्त हुआ है तो आपके पेपर में लिखा जाता है ना 1/4, तो उसे प्रतिशत में आपने कितने प्रतिशत अंक लिया, ये कैसे पता चलेगा? देखिए 1/4 गुणा 100%। किसी भी संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसमें गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? वास्तव में 100% का मतलब होता है 100/100, है ना। यानी 100 का ऊपर गुणा भी किया, ऊपर नीचे गुणा करने से कोई मान में अंतर नहीं आता, इसलिए हम गुणा 100% कर देते हैं। अब हमारे पास देखिए क्या हो गया है, अब हमें प्रतिशत को तो लेकर चलना है, तो 1/4 गुणा 100 है, 100 का अंश में गुणा हो जाएगा। प्रतिशत तो है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20, 25 एकम 25% यहाँ हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अथवा वाला प्रश्न, 40% को भिन्न के रूप में लिखिए। अब हमारे पास 40% है, तो जो भिन्न के रूप में हमको अंक प्राप्त हुए थे ना, उस रूप में इसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए 40 मैंने बताया था प्रतिशत के निशान का मतलब होता है बटे 100, तो प्रतिशत को अब हम हटा देंगे तो बटे 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 4/10 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आ गया, यानी 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। 5 अंकों के टेस्ट में आपने 2 अंक लिया तो आपको मिलता है ना 2/5। प्रश्न नंबर 11, सरल कीजिए 3 धन करणी 3 और 3 ऋण करणी 3। तो इसे सरल कैसे करेंगे? देखिए हल करते हैं। 3 धन करणी 3 है और 3 ऋण करणी 3 है, तो हम क्या जानते हैं, सर्व समीका हमारे पास क्या है? a धन b, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b, तो होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। के प्रयोग से इस सर्व समीका का प्रयोग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण करणी 3 का वर्ग हो जाएगा। ये देखो a धन b और a ऋण b है ना, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी 9, करणी 3 का वर्ग हो जाएगा करणी 3 गुणा करणी 3 यानी 3, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 इसका आंसर होगा। अथवा वाला प्रश्न देखिए फिर से, सरल कीजिए। सरल कीजिए में फिर से हल लिख देंगे और क्या हो जाएगा? करणी 5 धन करणी 2 पूरे का वर्ग। तो हमें क्या पता है, देखिए x धन y पूरे का वर्ग बराबर x का वर्ग धन 2xy धन y का वर्ग। इसे हम a धन b पूरे के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इसे हम क जमा ख पूरे के वर्ग के रूप में भी लिख सकते हैं, क का वर्ग। देखिए x के स्थान पर क्या है? क है, धन 2 क ख धन ख का वर्ग। देखो ए बी के रूप में लिखते तो क्या होता? a धन b पूरे का वर्ग, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। यानी ये प्रत्येक वास्तविक संख्या में लागू हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इसे लागू कर देना है। तो कैसे करना है? देखो अब हमारे पास वास्तव में x के स्थान पर कौन है? करणी 5 है, धन y के स्थान पर कौन है? करणी 2 है। अब वर्ग कर देंगे तो x के स्थान पर कौन है? करणी 5 है, करणी 5 का वर्ग धन 2, फिर से x के स्थान पर कौन है? करणी 5, y के स्थान पर कौन है? करणी 2, फिर y के स्थान पर क्या है? करणी 2 पूरे का वर्ग। करणी 5 का वर्ग यानी करणी 5 गुणा करणी 5, 5 हो जाएगा, धन 2 तो जैसे का वैसा रहेगा, लेकिन करणी 5 और करणी 2 का गुणा होगा तो करणी 10 हो जाएगा। करणी 10 भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। करणी 2 का जब करणी 2 से गुणा हुआ तो 2 हो जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 5 और 2 बस जुड़ पाएगा, ये तो अलग है ना, अपरिमेय संख्या है। तो 7 धन 2 करणी 10, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। प्रश्न नंबर 12, सरल कीजिए। अब सरल करना है हमें, किसे सरल करना है? 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2।
तो हमें क्या पता है, हमें घातांक का नियम पता है कि भैया x की घात भी m है और y की घात भी m है, तो उसे हम लिख देते हैं एक्स वाई पूरे की घात m, x इंटू वाई पूरे की घात m। तो वैसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 की घात 1/2 गुणा 8 की घात 1/2, यानी 7 गुणा 8 पूरे की घात 1/2। इससे हम हल करके लिख सकते हैं 58 पूरे की घात 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 12 का अथवा है सरल कीजिए, क्या है, हल लिख देते हैं 1/3 पूरे की घात 7, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1 की घात भी 7 और 3 की घात भी 7। तो 1 की घात 7 का मतलब तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 का कितने बार गुणा है, 7 बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 की घात 7 मतलब 3 का कितने बार गुणा है, 7 बार गुणा है। ये कर दिया, तो हम इसे हल कर देंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3, ये देखिए 4 3 का 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो गया, और ये 3 बार के 3 का क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 हो गया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 7 8 56, फिर 2 एकम 2 2 8 16, क्या हो जाएगा 7 6 और 2 8 6 5 11 की 1 हासिल का 1, ये हो गया 2187, यानी 1/2187 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे है सरल कीजिए, फिर से आ गया, यहां पर हम हल ले लेंगे। क्या है हमारा प्रश्न, 3 धन करनी 3 गुणा 2 धन करनी 2। तो देखिए इसे कैसे गुणा करते हैं, सबसे पहले इस 3 का गुणा करेंगे इन दोनों से, 2 धन करनी 2 से, फिर ये वाला धन चिन्ह लगाएंगे, लगा दिया, फिर करनी 3 का गुणा करेंगे इन दोनों से, 2 धन करनी 2 से, बस हो गया खत्म। हमने सबसे पहले इस 3 का गुणा इन दोनों से किया, फिर इस करनी 3 का गुणा दोनों से किया। अब अंदर ले लेते हैं, तो 3 दूनी 6 धन 3 करनी 2, फिर अंदर लिया तो 2 एकम 2 करनी 3, फिर करनी 3 का करनी 2 से हुआ तो धन करनी 6। अब इन्हें हम लिख देते हैं इसी क्रम में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सीधे आंसर हो जाएगा कि 6 धन 3 करनी 2 धन 2 करनी 3 धन करनी 6, यही हमारा आंसर है बच्चों। अब आगे देखिए, फिर से है सरल कीजिए, यहां हल लिख देते हैं। क्या है, करनी 5 ऋण करनी 2, और दूसरे में है करनी 5 धन करनी 2। अब देखिए एक कोष्टक में ऋण भी, एक कोष्टक में धन भी, तो देखिए हमारे पास क्या है, सर्वसमीका कौन सी है, एक कोष्टक में ए ऋण भी, पहले ऋण को ले लो चाहे धन को ले लो, दूसरे कोष्टक में ए धन भी, तो ए वर्ग ऋण बी वर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी 5 ऋण करनी 2, दूसरे कोष्टक में करनी 5 धन करनी 2, तो क्या हो जाएगा, करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग। तो इसे हम हल कर लेंगे, करनी 5 का वर्ग हो गया 5, करनी 2 का वर्ग हो गया 2, 5 में से 2 गया तो 3, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 14 है, सरल कीजिए। तो देखिए कैसे सरल करेंगे हम इसे, 2 करनी 7 के बटे 7 है, तो हम 7 को भी क्या लिख सकते हैं, करनी 7 गुणा करनी 7 लिख सकते हैं। 7 को क्या लिख सकते हैं, करनी 7 गुणा करनी 7। ये इसलिए लिखा क्योंकि हमें ऊपर के करनी 7 को नीचे के करनी 7 से काट देना है, 2 बटे करनी 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर 14 का अथवा है, सरल कीजिए, हम इसे हल करेंगे। तो देखिए क्या है हमारे पास, 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, तो इसे हम लिख देंगे, क्या जानते हैं हमारे पास घातांक का नियम क्या है,
घातांक का नियम है कि भैया x की घात m बटे x की घात n यदि है तो x की घात m ऋण n हो जाता है। जब घातें बटे में हो तो हम समान आधार में यदि घातें भाग में हो तो वो घट जाती हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 11 हमारे पास है ना, क्या है 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो इसे हम लिख देंगे 11 की घात 1/2 ऋण 1/4। तो 1/2 घात में से 1/4 को कैसे घटाएंगे, देखिए आधार समान करना पड़ेगा हर, यहाँ पर 4 है तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऋण 1/4, दोनों के हर समान हो गए, 4 का 4 और 2 में से 1 गए तो क्या हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 की घात 1/4, यही हमारा आंसर है बच्चों। 15वां प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो देखिए यहां पर हमारे पास हल लिख लेते हैं और px बराबर क्या दिया हुआ है x वर्ग ऋण 1। तो हम सबसे पहले इन दोनों मानों के लिए हमें चेक करना है। तो x बराबर 1 रखने पर हमें पता चलेगा कि वास्तव में ये देखिए 1 रख दिया x के स्थान पर, वर्ग है तो वर्ग, ऋण है तो ऋण, 1 है तो 1। तो P1 की वैल्यू कितनी आई 1 ऋण 1, P1 बराबर आ गया 0, यानी P1 बराबर 0 हो गया। इसका मतलब ये है x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। फिर अब हम क्या रखेंगे, px बराबर x वर्ग ऋण 1 में x बराबर ये दूसरा वाला मान रखेंगे, ऋण 1 रखने पर। ऋण 1 रखने पर क्या होगा, देखिए p -1 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर -1। तो ऋणात्मक संख्या का भी यदि हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, धनात्मक होता है। तो 1 आ जाएगा, 1 ऋण 1 बराबर 0। तो p -1 की वैल्यू भी कितनी आई 0 आई। इसका मतलब फिर से लिखेंगे x बराबर ऋण 1 बहुपद का शून्यक है ना बच्चों, आसान। 15 का अथवा देखते हैं, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो देखिए हमारे पास क्या है, बहुपद लिख देते हैं, px बराबर 2x वर्ग धन 7x धन 3। तो हमें मध्य पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उनका योग, यहाँ धन का चिन्ह है ना, तो उनका योग क्या हो 2 और 3 के गुणा यानी 2 तिया 6 के बराबर हो। तो देखिए कैसे करेंगे, 2x वर्ग धन 7 के लिए हमने यहाँ कोष्टक लगा दिया धन 3। यहाँ अंतिम पद के सामने धन का चिन्ह है तो यहाँ पर हम धन लगा देंगे, यही ध्यान रखना है। अंतिम पद के सामने धन का चिन्ह है तो बीच में धन लगा देंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमें x वर्ग का गुणांक धनात्मक ही होना चाहिए, तब हम अंतिम पद के चिन्ह को देखकर यहाँ पर धन चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास सारे सवाल x वर्ग का गुणांक धनात्मक वाले ही हैं, यदि नहीं है तो हम ऋण चिन्ह को कॉमन ले लेंगे और पूरे को धनात्मक x वर्ग का गुणांक वाले सवाल में बदल देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2 तिया 6 लाना है, तो हमें देखिए 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका योग 7 हो और गुणा 6 हो, तो क्या हो जाएगा 6 धन 1। इसे अब हल कर देंगे, 2x वर्ग धन 6 के साथ भी x आ जाएगा और 1 के साथ भी x आ जाएगा, धन 3, x अंदर आ गया ना। तो इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन निकलेगा, तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा x धन 2 तिया 6। फिर यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकलेगा, x धन 3, x धन 3 दोनों में है तो क्या हो जाएगा x धन 3 हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 2x धन 1, तो x धन 1। तो ये हमारे अभिष्ट गुणनखंड है। 16वां प्रश्न है, 2x धन 1 पूरे की घात 3 को प्रसारित करना है। तो देखिए 2x धन 1 पूरे की घात 3, तो हमारे पास सर्वसम्मिका है, जब
x के ही रूप में सवाल है तो सर्वसम्मिका को हम a और b के रूप में लिख लेंगे। a धन b पूरे की घात 3, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग। ठीक है बच्चों, अब a के स्थान पर कौन है? 2x धन 1 पूरे की घात 3 है तो 3, a के स्थान पर हो गया 2x की घात 3 धन b के स्थान पर 1 की घात 3 धन 3 2x का वर्ग, b मतलब 1 धन 3 2x गुणा b का वर्ग यानी 1 का वर्ग। अब देखिए इसे हल कर लेंगे तो 2 की घात 3 यानी 8 हो गया, x की घात 3, फिर 1 की घात 3 यानी 1 हो गया धन, फिर 3 है, 2 की घात भी 2 है और x की घात भी 2 है तो 2 की घात 2 यानी 4, x की घात 2, एकम तो एक बार गुणा धन 3 दूनी 6x और 1 से गुणा होगा तो 1 तो कोई 1 से गुणा होगा 6x एकम 6x हो जाएगा। अब देखिए इसे हम घातों के घटते क्रम में लिख देंगे, 8x की घात 3 और ये हो गया 4 तिया धन 12x वर्ग धन 6x धन 1, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। अब लेते हैं छठवा का अथवा हल कर लेते हैं। यह हमारे पास क्या है? 4 ऋण 5x, दूसरे कोष्टक में 4 धन 5x। अब इसे हम सर्वसम्मिका लगा देंगे। सर्वसम्मिका कौन सी है? a ऋण b, दूसरे कोष्टक में a धन b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग के प्रयोग से। इस सर्वसम्मिका का हम प्रयोग कर लेंगे, क्या हो जाएगा? a के स्थान पर 4 ऋण 5x, फिर यहाँ पर a के स्थान पर क्या है? 4 और b के स्थान पर है धन 5x, तो हो जाएगा 4 का वर्ग ऋण 5x का वर्ग। 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया यहाँ 25, x वर्ग है तो x वर्ग, 16 ऋण 25 x वर्ग। किसका मान है? 4 ऋण 5x और 4 धन 5x। ये हमारा क्या आया? आंसर आया बच्चों। 17वां प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। तो यहां पर हल कर लेंगे। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे क्या है हमारे पास बहुपद? 49a वर्ग धन 70ab धन 25b वर्ग। तो देखिए इसे हम लिख देंगे, 49 को पूरे को वर्ग के रूप में लिखना है तो 7a पूरे का वर्ग हो जाएगा ये, और 25 को भी पूरे के वर्ग के रूप में लिखना है तो क्या हो जाएगा? 5b पूरे का वर्ग। अब देखिए a वर्ग b वर्ग वाली सर्वसम्मिका यहाँ पर लगते दिख रही है, तो हम यहाँ पर क्या बनाने का प्रयास करेंगे? a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो 2ab कैसे बनेगा? 2a के स्थान पर क्या है? 7a और b के स्थान पर क्या है? 5b। तो हमने जो बनाया है वास्तव में 70ab का ही रूप है कि नहीं, पहले चेक कर लें। 7 पाना 35 दूनी 70ab, बिल्कुल सही है। तो अब हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वसम्मिका लिख लेते हैं। कौन सी सर्वसम्मिका है? x वर्ग, देखिए a b के रूप में सवाल है तो x के रूप में सर्वसम्मिका लिखेंगे। x वर्ग धन 2xy 2xy धन y वर्ग बराबर x धन y पूरे का वर्ग के प्रयोग से इसका प्रयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए क्या हो जाएगा? ये बायां पक्ष तो है हमारे पास, दायां पक्ष हो जाएगा, यानी 7a धन 5b पूरे का वर्ग हो जाएगा। वर्ग है तो उसे हम 2 बार लिख देंगे, 7a धन 5b गुणा 7a धन 5b। इस तरह से ये गुणनखंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 18 इसका अथवा देखिए, 17 का अथवा। यहाँ पर जांच कीजिए कि 7 धन 3x 3x की घात 3 धन 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं इसका पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमारे पास भाजक क्या है? 7 धन 3x है ना, या अब इसको हम किसके बराबर कर लेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे। तो x 3x बराबर हो जाएगा ऋण 7 और x बराबर ऋण 7/3 है ना। बहुपद
कौन सा है? 3x की घात 3 धन 7x में x बराबर ऋण 7/3 रखने पर, जब हम रखेंगे शून्य आ गया तो गुणनखंड है, नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो रखिए क्या हो जाएगा, 3x का मान ऋण 7/3 की घात 3 धन 7, x का मान ऋण 7/3। अब यहां पर हो जाएगा 3 ऋण 7/3 यानी ऋण, अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 7 सतैया 49 और फिर से 7 का 9 7 63 की 3 हासिल का 6 7 चौके 28 29 30 31 32 33 34 343 बटे 3 की घात 3 यानी 27। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा 49/3। अब देखिए बच्चों यहां पर 3 9 27 हो गया, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों के हर समान करेंगे तो ऋण 343/9 ऋण, अब 49 में किसका गुणा कर देंगे, 3 का, 9 तिया 27 की 7 हासिल का 2 3 चौ 12 13 14 147। तो 3 3 का ऊपर नीचे गुणा इसलिए कर रहे हैं हर समान करने के लिए, 147/9। तो क्या हो जाएगा, दोनों के हर जुड़ जाएंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, अंश जुड़ जाएंगे, एक से चिन्ह वाले हैं तो 7 और 3 10 की शून्य हासिल का 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4, कितना आ गया 490/9, वो भी आएगा ऋण का क्योंकि ऋण है। अब हम देख रहे हैं कि 490/9 जो है वो वास्तव में शून्य के बराबर नहीं है, अतः क्या लिख देंगे, यही लिख देंगे कि 7 धन 3x बहुपद किसका, 3x की घात 3 धन 7x, 3x की घात 3 धन 7x का शून्यक का गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे बच्चों, का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। यदि भाजक के से जो निकला है भाजक का शून्यक, यदि इस बहुपद के को शून्य कर देगा तो गुणनखंड होता, लेकिन यहां पर नहीं है। आगे है 18वां प्रश्न देखिए, यहां पर संख्या 450 को 4:5 में बांटिए। हल, दी गई संख्या कितनी है, 450 है। फिर दिया है अनुपात, अनुपात क्या दिया हुआ है, 4:5। फिर हम लिख देंगे अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 4 धन 5 बराबर 9 आ गया। तो पहला भाग, दो भागों में बांटना है, पहला भाग क्या हो जाएगा 450, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिए, 450 में पहले भाग का अनुपात कितना है, 4 है, कुल अनुपातों का योग कितना है, 9 है। अनुपातों के योग को नीचे कर लेंगे तो पहला भाग निकलकर कितना आ जाएगा, 9 पाना 45 और 1 शून्य है तो 0, 50 का 4 से गुणा करेंगे तो 200 पहला भाग आ गया। दूसरा भाग क्या होगा, यहां पर देखिए कुल कितना है 450 गुणा दूसरे भाग का अनुपात कितना है, 5 है, 5/9, फिर से 9 पाना 45 शून्य, 50 का 5 से गुणा होगा तो 250। 200 और 250 दोनों का योग वास्तव में 450 है या नहीं है, मतलब ये दोनों भाग सही हैं। अथवा देखिए हल में यहां पर दिया है कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में 450 में से 390 अंक प्राप्त हुए तो उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो मैंने आपको बताया था कि जो अंक आप प्राप्त करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्राप्तांक कितने हैं 390, पूर्णांक कितने हैं 450, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्राप्तांकों का प्रतिशत निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 390/450 गुणा 100%।
तो देखिए 1 0 से 0 कट जाएगा, है ना, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 3900 बटे 45, है ना, 3900 बटे 45। तो 5 9 45, 5 7 35, बचा 4, 5 8 40 और बचा 0। अब यहाँ पर देखिए 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 3 0 0। तो कितना प्राप्त हुआ, 260 बटे 3। तो 3 का भाग 260 में दे देंगे तो हमें परसेंटेज निकल कर मिल जाएगा। 3 8 24, बचा 2 0, 3 6 18, बचा 2, फिर दशमलव लगाए 0, फिर 6 6 आते रहेगा तो हम उसे बोल देंगे 86.67%। ये बदल गया बच्चों परसेंटेज में। इस तरह से आपको प्रतिशत में बदलना था। 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न में देखिए हल, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो हमारे पास है 1 बटे करणी 7 धन करणी 6 के हर का परिमेयकरण करना है। तो क्या हो जाएगा, हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करते हैं, तो हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए करणी 7 धन करणी 6 है तो चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा गुणा करणी 7 ऋण करणी 6 बटे करणी 7 ऋण करणी 6। तो 1 का गुणा करणी 7 ऋण करणी 6 से होगा तो करणी 7 ऋण करणी 6 ही बचेगा। तो अंश तो इस तरह का आ जाएगा। हर में देखिए एक कोष्टक में ए धन भी है, दूसरे कोष्टक में ए ऋण भी है, यानी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। अभी हमने किया है बच्चों। फिर देखिए करणी 7 में से करणी 6 घटता नहीं है, ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या है, जैसे कि वैसे लिख देंगे। और करणी 7 हो जाएगा वर्ग 7 ऋण 6, तो हो जाएगा करणी 7 ऋण करणी 6 बटे 1। इसे हम सीधे लिख सकते हैं करणी 7 ऋण करणी 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनके फिर लगभग मान लेकर आप इन्हें घटा सकते हैं, लेकिन हमें इसे करणी के रूप में ही उत्तर लाना है। अब हमारे पास अथवा में फिर से दिया हुआ है, हर का परिमेयकरण फिर से करना है। तो देखिए हमारे पास है 5 बटे करणी 3 धन करणी 5। अब इसके हर का परिमेयकरण करना है तो लिख देंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण कर देंगे तो क्या होगा, 5 बटे करणी 3 धन करणी 5 और ऊपर नीचे चिन्ह बदलकर गुणा करणी 3, चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कैसे होगा, देखिए करणी 3 ऋण करणी 5 बटे करणी 3 ऋण करणी 5। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 का गुणा देखिए करणी 3 से होगा तो उसे हम इसी तरह से लिख देंगे 5 करणी 3 ऋण करणी 5। और यहाँ पर फिर से ए धन भी और ए ऋण भी आ गया तो 1 का वर्ग करणी 3 का वर्ग हो गया 3, ऐसे कर देंगे। और करणी 5 का वर्ग 5 होता है। तो देखिए अगले स्टेप में 5 कोष्टक में √3 माइनस √5, फिर यहाँ पर करणी 3 का वर्ग हो गया 3 ऋण 5। तो हमें प्राप्त हो जाएगा करणी 3 ऋण करणी 5 और 3 में से 5 जाएगा तो ऋण 2। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। आगे है 20वां प्रश्न। हल देखिए सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करना है। हमारे पास क्या है 95 गुणा 105 है। तो इसे हम 100 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 100 ऋण 5, 95 को क्या लिख सकते हैं 100 ऋण 5 और 105 को लिख सकते हैं 100 धन 5, ताकि यह किसी सर्वसमीका में फिट बैठ सके। किस सर्वसमीका में फिट बैठ गया, देखिए ए ऋण बी, दूसरे कोष्टक में ए धन बी, तो सीधे होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग के प्रयोग से। इस सर्वसमीका का प्रयोग हमें करना है तो ठीक है करते हैं। क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 100 का वर्ग ऋण 5 है बी के स्थान पर तो 5 का वर्ग,
100 का वर्ग यानी 2 शून्य के 4 शून्य हो गए, 5 का वर्ग हो गया 25। अब यहाँ पर 10,000 में से 25 घटाएंगे तो 9,975 बचेगा बच्चों, ये हमारा आंसर। चलिए अथवा का प्रश्न ले लेते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 102 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए 102 की घात 3 का मान ज्ञात करना है, हम यहाँ हल ले लेते हैं। हमारे पास है 102 पूरे की घात 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100 धन 2 पूरे की घात 3। तो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग सकती है, सर्वसमीका a धन b पूरे की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग धन 3ab वर्ग के प्रयोग से इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 100 धन 2 पूरे की घात 3 बराबर 100 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3a वर्ग यानी 100 का वर्ग b मतलब 2 प्लस 3a यानी 100 गुणा 2 का वर्ग। तो अब इसे हम हल कर लेंगे। हल करने के लिए देखिए 100 की घात 3 यानी 2 शून्य के 6 शून्य हो जाएंगे। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 3 यानी 8, फिर धन 3, 100 की घात 3, 3 दूनी 6 कर लेते हैं पहले, ये हो गया 6 और 100 की घात 2 यानी 2 शून्य के 4 शून्य। फिर यहाँ पर देखिए 3 और ये 2 दूनी 4, 4 दिया 12 और 100 का गुणा करेंगे तो 1200। ठीक है बच्चों, अब हम इन्हें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्राप्त हो जाएगा, देखिए 10 लाख है, ये 10 लाख में ये जुड़ जाएगा कौन, 60,000, तो ये हो गया 60,000। ठीक है, फिर ये जुड़ जाएगा 1200, 1200 और फिर ये जुड़ जाएगा 8, इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 0 2 1 6 0 1, 10,61,208 इसका आंसर आया बच्चों। अब आगे आता है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है, हिना के पास 30 बटन है, उसने 1/5 भाग करीम को और 1/3 भाग जावेद को दिया, बताएं प्रत्येक के पास कितने बटन हैं। तो सबसे पहले हम हल लिख देंगे, हिना के पास प्रारंभ में कुल बटन कितने हैं, 30 हैं। तो उसने 1/5 भाग करीम को दिया, करीम को प्राप्त बटन कितनी है, कितनी बटन प्राप्त हुई करीम को, तो 30 का कितना भाग, 1/5 भाग प्राप्त हुआ, तो 5 छक्का 30, कितनी प्राप्त हुई 6। फिर जावेद को प्राप्त बटन या बटने लिख सकते हैं, 30 का कितना भाग, 1/3 भाग, तो 3 धाम 30, कितना आया 10 एकम 10, जावेद को कितनी मिली 10। तो फिर बताएं प्रत्येक के पास कितनी, यानी हिना के पास शेष बटन, अब 30 तो रहेंगी नहीं, घट गई उसके पास से, पहले 30 थी फिर 6 घटी फिर 10 घटी, यानी कितनी घट गई, 30 ऋण 16 घट गई, तो कितनी हो गई 14 बटन शेष बची। ये इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। तो लिख देंगे, ये आंसर हो गया पूरा अलग से। अथवा देखिए, अथवा प्रश्न है यहां पर, रितु ने एक सेव का 3/5 भाग खाया और शेष भाग उसके भाई सोमू ने खाया। सेव का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा और कितना ज्यादा था। तो यहां पर देखिए हल, ये देखिए सेव को हम इस तरह से दर्शा देंगे और इसके कर देंगे 5 बराबर भाग। देखिए
थोड़े कम ज़्यादा यहाँ पर दिख सकते हैं, उसको हम सही कर देंगे। 5 बराबर भागों में हमें बांटना है ना, तो बराबर समझें आप इन्हें, 5 भागों को। अब यहाँ पर रितु ने सेब का 5 हिस्सों में से कितने हिस्से रितु ने खा लिए? ये देखिए 3 हिस्से रितु ने खा लिए, तो कितने हिस्से बचे? 2 हिस्से बचे। कितने में से? 5 हिस्से में से। तो सोमू को कितना मिला? 2/5। लेकिन हम इसे हल कैसे करेंगे? तो आइए हम इसे समझते हैं कि हल कैसे करना है। यहां पर देखिए, सेब का कुल भाग कितना है? 1 है ना। तो रितु ने खाया, कितना खाया? 3/5 भाग। पूरे 1 भाग में से 3/5 भाग खाया। तो क्या होगा? सोमू का भाग कितना हो जाएगा? सोमू का भाग 1 में से जब 3/5 रितु खा लेगी तो शेष पूरा कौन खा रहा है? सोमू खा रहा है। तो देखिए 1, अब यहाँ पर 1 पंचे 5 ऋण 3 पूरे के बटे 5, यानी सोमू का भाग हो गया 2/5, है ना। तो अब यहाँ 3 हिस्से किसने खाई? रितु ने। और सोमू ने खाया 2 हिस्से यानी 2/5। तो हमें पता चला कि किसका हिस्सा ज्यादा है। तो किसका हिस्सा ज्यादा है? तो रितु ने ज्यादा भाग खाया। अब कितना ज्यादा भाग खाया? तो क्या लिखेंगे? रितु का ज्यादा भाग कैसे निकलेगा? रितु के भाग में से सोमू के भाग को घटा देंगे, तो 5 का हो जाएगा 5 और 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 1/5। ये हो गया आंसर। तो रितु ने ज्यादा भाग खाया और कितना भाग ज्यादा खाया? 1/5 भाग ज्यादा खाया। अब लेते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 1 और 2 के बीच की कितनी परिमेय संख्याएं? 6। तो हम लिख देंगे x1, x2, x3, x4, x5, x6। अब 6 ज्ञात करना है तो अंश और हर में 7 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/1 था, 7 का गुणा कर देंगे, एक ज्यादा का। यहाँ 2/1 था, 7 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7/7 और ये हो जाएगा 14/7। अभी यहाँ पर बीच में कौन है? यही है x1, x2, x3। लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरह से गिनती जैसा लिख देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7/7 है, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7। अब सवाल के वास्तविक रूप में आ जाते हैं। ये 1 का रूप क्या है? 7/7 है, तो इसे हम फिर से क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। और फिर ये हो जाएगा 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7 और 14/7 का वास्तविक रूप कौन है? 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। अब आगे है लेते हैं अथवा वाला सवाल। अथवा में है दिखाइए कि 1.272727 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। x बराबर लिख देंगे, माना x बराबर 1.272727 डैश 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 डैश। अब इससे हम लिख देंगे x बराबर 1.27 बार, 27 बार बार आ रहा है ना। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर 1.27, एक बार का 27 छोड़ के अगले 27 में भी बार लगा सकते हैं, क्योंकि अनंत तक तो जा ही रहा है। अब हम ऊपर वाले को दे देंगे समीकरण 1 और नीचे वाले में अब चूंकि 2 संख्याएं हैं बिना बार की, तो क्या लिख देंगे? 2 संख्याएं, 2 शून्य वाली संख्या का गुणा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर 100 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर 0.2 अंक फिर से दाईं ओर चला जाएगा, तो 127.27 बार।
यानी हम बार के किनारे फिर से दशमलव को ला लिया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा, 99x बराबर 127.27 बार में से 1.27 बार घट जाएगा। इसे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं 100x ऋण x, तो आगे आ जाएगा 99x बराबर 27 बार में से 27 बार गया तो 0 और 127 में से 1 गया तो 126.00। तो इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 126/99 और इसे हम काट भी सकते हैं। तो कैसे काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बच गया, 9 चौके 36, कितना आया 14/11 हमारा आंसर आया बच्चों। अब लेते हैं हम 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक हल कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 25a वर्ग ऋण 35a धन 12। तो इसे लंबाई चौड़ाई यानी 2 टुकड़ों में हमें तोड़ना है गुणनखंड में। तो क्या हो जाएगा, 35 है, 25 का 12 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 300 आता है। 300 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल तो 300 हो लेकिन उनका योगफल कितना हो, 35 हो। तो देखिए कैसे तोड़ेंगे, 25a वर्ग ऋण 35 के 2 टुकड़े करना है, बीच में धन का चिन्ह लगाना है क्योंकि लास्ट पद के सामने धन है, यहाँ a धन 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 है और यहाँ पर 35 है, तो हम लिख देंगे 20 धन 15 लिख सकते हैं क्योंकि 20 का 15 से गुणा करने पर 300 आता है, हमें 300 ही तो लाना था। तो 25a वर्ग ऋण 20a फिर ऋण 15a और धन 12। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 5a निकल जाएगा, तो 5 चौके 20, 5m 25a ऋण 5 चौके 20, ऋण यहाँ से क्या निकलेगा, 3 निकलेगा तो बंदर बचेगा, 3 5 15a और ऋण निकल चुका है इसलिए ऋण 312। तो 5a ऋण 4 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 5a ऋण 3। तो ये संभावित व्यंजक किस किस के लिए है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इनमें से कोई एक लंबाई है और कोई एक चौड़ाई है। इस तरह से हम आयत के क्षेत्रफल के लिए व्यंजक निर्मित करेंगे बच्चों। आगे अथवा का प्रश्न है, देखिए अब आयत की जगह में क्या दिया हुआ है, घनाभ। घनाभ जिसका आयतन नीचे दिया गया है, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, तो हम लिख देंगे हल में घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर 3x वर्ग ऋण 12x है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, 3x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण 3 चौ 12। तो इसे लिख देंगे 3 गुणा x गुणा x ऋण 4। तो क्या हो जाएगा, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आ गया ना बच्चों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए 3 अलग अलग टुकड़े टूट गए, तो यही अभीष्ट व्यंजक हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इतना आसान सवाल था। तो बच्चों यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का हल समाप्त होता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।